उस चीज के पास आकर रुक गया। मैंने कहा तुम रुक क्यों गए, काम जारी रखें। वह अपने हाथों से मेरी मालिश करने लगा। मैंने उसे थोड़ा प्रोत्साहित किया, यह गलत नहीं है, आप अच्छी मालिश कर रहे हैं। वह थोड़ा घबराया लेकिन फिर उत्साह के साथ मालिश जारी रखी। 1 घंटा बीत गया और उसके हाथों ने मुझे एक अलग दुनिया दिखाई। फिर वह बोला, मालकिन आप बहुत सुंदर लग रही हैं। उसने मुस्कुराते हुए कहा और मैंने भी उससे कहा आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उसने बिना सोचे मुझसे पूछा, क्या तुम मेरे साथ क्रिकेट खेलोगे? नमस्कार दोस्तों, आज के स्टोरी में आपका स्वागत है। मेरा नाम पायल है और मैं दिल्ली में रहती हूँ। मैं देखने में बहुत सुंदर हूँ। मेरी गहरी भूरी आंखें, मेरी कोमल त्वचा पर गुलाबी हंट और लंबे काले बाल एक विशेष आकर्षण है जो सीधे मेरी पीठ तक जाते हैं। मेरी ऊंचाई 5.7 फुट है और मेरे शरीर की प्राकृतिक सुंदरता साफ नजर आती है। मेरे शरीर के हर उतार चढ़ाव को देखकर कोई भी मर्द या जवान उसमें खो जाना चाहता है। मेरी शादी 7 साल पहले हुई थी। मेरे पति राहुल एक सफल बिजनेसमैन है। उनके पास बहुत पैसा है, इसलिए वे जो चाहे खरीद लेते हैं, चाहे वह कोई वस्तु हो या महिला। राहुल हमेशा बाहर रहते हैं और घर पर ज्यादा समय नहीं बिताते, इसलिए मैं भी अपने जीवन में स्वतंत्र और आनंदमय जीवन जीती हूँ। हमारे घर में एक नौकर था, लेकिन किसी कारणवश उसे अचानक गांव जाना पड़ा। उन्होंने कहा कि उनका बेटा रोहित उनकी जगह काम करने आएगा। कुछ दिन बाद उनका बेटा हमारे पास आया और घर का सारा काम करने लगा। रोहित एक युवा, आकर्षक और संपन्न लड़का था। वह साफ सफाई, बर्तन धोना और अन्य सभी कार्यों को व्यवस्थित करता था। हमारे घर में आज़ादी थी, कोई रोक टोक नहीं थी, इसलिए उसे यहाँ रहना अच्छा लगता था। एक दिन वह रसोई में सब्जी बना रहा था तो मैंने उससे कहा कि तुम सब्जी कितनी अच्छी बनाते हो। दरअसल जब तुम किचन में होते हो तो मुझे कोई काम नहीं करना पड़ता। रोहित मुस्कुराया और बोला, मालकिन मैं जब काम कर रहा होता हूँ तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर एक दिन मुझे एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाना था। पार्टी बहुत देर रात खत्म हुई और मैंने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी, इसलिए मैं सुबह देर तक सोती रही। करीब 11 बजे मेरी नींद खुली तो मेरे कमरे में अंधेरा था। मैंने कुछ देर और बिस्तर पर आराम किया और फिर उठकर बैठ गई। मैंने रोहित को आवाज दी और चाय लाने को कहा। थोड़ी देर बाद रोहित चाय लेकर आया और बिस्तर के पास खड़ा हो गया। उसकी आंखों में कुछ अलग सा था। मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा, वो मेरी तरफ ही देख रहा था। शायद मैंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर मैंने उससे पूछा, क्या हुआ, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? उसने जवाब दिया, नहीं मालकिन कुछ नहीं। फिर मैंने उससे कहा, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिर वह चला गया। उसके जाने के बाद मुझे थोड़ा दोषी महसूस हुआ। मैंने सोचा कि मुझे उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। थोड़ी देर बाद मैंने उसे बुलाया और उसे मेरा कमरा साफ करने के लिए कहा। वह तुरंत वापस आया और सफाई के सामान से मेरे कमरे की सफाई करने लगा। मैं बस बिस्तर पर लेटी हुई थी। जब रोहित मेरे कमरे में काम कर रहा था तो मैं उस पर ध्यान दे रही थी। वह मेरे चेहरे को देख रहा था और मैं उसके सामान को देख रही थी। मैं समझ गई कि उसके मन में क्या चल रहा है। मैंने उससे पूछा, तुम यह दूसरा क्या काम करते हो? तो उसने कहा, मैं गाँव में बच्चों को पढ़ाता हूँ। फिर मैंने पूछा, सिर्फ पढ़ाते हो या कुछ और भी करते हो? उसने कहा, मैं शाम को अखाड़े में जाता हूँ। मैं मुस्कुराई और कहा, मुझे नहीं लगता कि आप अखाड़े में जाते होंगे। बाद में जब हम बातें कर रहे थे मैंने उससे कहा, मेरा शरीर बहुत दर्द करता है, क्या तुम मेरी मालिश करोगे? वह थोड़ा शर्मिंदा हुआ और तेल लेकर आया। मैंने उसे तेल से मालिश करने से मना कर दिया। अब रोहित धीरे से मेरे पैरों की मालिश करने लगा और मैं सोच रही थी कि यह मेरे पैरों के ऊपरी हिस्से पर अधिक ध्यान देता है। उनका मन मेरी टांगों की ओर घूम रहा था। मैंने उसे और जोर से मालिश करने को कहा। उसने झिझकते हुए कहा, मालकिन आपके पैरों को आराम की जरूरत है, इसलिए मैं हल्की मालिश कर रहा हूँ। मैंने हंसते हुए कहा, मुझे धीरे धीरे मालिश करना पसंद नहीं है, तुम थोड़ा जोर से करो। वो थोड़ा जोर से मालिश करने लगा। उस वक्त मुझे उसका काम बहुत अच्छा लग रहा था। धीरे धीरे वह मेरे घुटनों की मालिश करने लगा। मैंने कहा, आपका काम बहुत अच्छा है। वह थोड़ा खुश हुआ और मेरे उस चीज के पास आकर रुक गया। मैंने कहा, रुक क्यों गए? वह अपने हाथ से उसकी मालिश करने लगा। मैंने उसे थोड़ा हौसला दिया, यह गलत नहीं है, तुम अच्छी मालिश कर रहे हो। वह थोड़ा शर्माया लेकिन फिर मुस्कुराहट और उत्साह के साथ मालिश करने लगा। जैसे जैसे टाइम बिता उसके हाथ थोड़े अधिक आश्वस्त हो गए। एक अद्भुत
एहसास हमारे मन में आया। 1 घंटा बीत गया और उसके हाथों ने मुझे एक अलग दुनिया दिखाई। मालकिन तुम बहुत सुंदर लग रही हो, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैं मुस्कुराई और मैंने उससे कहा कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। उसने बिना सोचे मुझसे पूछा, क्या तुम मेरे साथ क्रिकेट खेलोगे? मैंने मुस्कुराते हुए उससे कहा, हाँ खेलूंगी, जिसका मैं लंबे समय से इंतजार कर रही थी। अब उसने खेल शुरू कर दिया। मुझे इस खेल में बहुत मजा आ रहा था। खेल कर वह थका हुआ लग रहा था। फिर मैंने उसे थोड़ा आराम करने की कहा। हमारे एक साथ समय बिताने के कारण मुझे अपने पति के अलावा एक अलग दुनिया का अनुभव हुआ। हमारा रिश्ता एक विशेष स्तर पर चला गया। पहले मैंने उसे एक दोस्त के रूप में देखा, लेकिन उसकी मालिश से मुझे बहुत संतुष्टि मिली। उसके साथ बातचीत बढ़ती गई और एक बात स्पष्ट हो गई, हमारे द्वारा की गई बातों के कारण हमारे रिश्ते में भावनाएं और गहरी हो गई। एक दिन मैंने उससे पूछा, आपकी और क्या रुचि है? उसने उत्तर दिया, मालकिन मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव था। मैंने उस पर कुछ ध्यान देना जारी रखा। उसने कहा, मेरा सपना एक महान शिक्षक बनना और बच्चों को ज्ञान प्रदान करना है। मैंने देखा कि वह अपनी आकांक्षाओं को कितना महत्व देता था। मैंने उसे और प्रोत्साहित किया, लेकिन उस सपने को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। हमने एक अनूठी बातचीत शुरू की। उन्होंने बताया कि उनके सपने और उनके काम करने का तरीका कितना महत्वपूर्ण था। उस पल से हमारा भावनात्मक जुड़ाव हो चुका था। उसकी चाहत ने मुझे एक नई प्रेरणा दी। इस तरह हमारा जीवन साथ साथ चलता रहा। एक दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं उससे प्यार करती हूँ। मुझे चिंता थी कि यह एक भ्रम हो सकता है। मैंने अपने मन की गहराइयों से उससे पूछा, क्या तुम जानते हो मेरे पति के बारे में मैं क्या सोचती हूँ? वह रुका और बोला, क्या तुम अपने पति के साथ खुश नहीं हो? मैंने उससे कहा, उसे केवल काम से मतलब है। रोहित ने कहा, तो क्या तुम हमारे रिश्ते को और गहरा करना चाहती हो? मैं असमंजस में थी। जब मैं रोहित के साथ थी तो खुश थी, लेकिन मुझे अपने पति की याद आती थी। कभी कभी मुझे उसके लिए प्यार महसूस होता था, लेकिन अगले ही पल मेरे विचार गहरे हो गए। फिर एक दिन रोहित ने मुझे अपने मन की बात बताई। उसने नरम रुख अपनाया और मुझसे कहा, तुम मुझसे शादी करोगी? फिर मैंने मन बना लिया कि अब मुझे कुछ तय करना ही होगा। रोहित के प्यार को एक मौका देना होगा और यह सब मुझे रोहित के सामने बताना होगा। रोहित, मैं तुम्हारे साथ एक अनोखी जिंदगी जीना चाहती हूँ। वह खुश हो गया और हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। यह एक असामान्य प्यार था, विश्वास और समर्पण से भरा हुआ। उस दिन हमने एक साथ अपने जीवन का एक नया अध्याय शुरू किया, जिसमें दोनों राजस्थान के एक छोटे से गांव भवानीपुर में रहने वाली काव्या एक साधारण कुम्हार परिवार की बेटी थी। उसके पिता हरिराम मिट्टी के बर्तन बनाते थे और माँ शांति गांव में छोटे मोटे काम करके घर चलाती थी। काव्या 4 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। उसका छोटा भाई गोपाल और 2 छोटी बहनें रिया और मीरा उसके सबसे करीबी साथी थे। गांव में बिजली की सुविधा रात को कुछ घंटों के लिए ही थी और स्कूल की हालत जर्जर थी। टूटी दीवारें, पुरानी किताबें और शिक्षक जो अनियमित थे। फिर भी काव्या को पढ़ाई और कला से गहरा लगाव था। उसका सपना था कि वह एक दिन पर्यावरण वैज्ञानिक बने और अपने गांव में साफ पानी और हरियाली लाए। वह चाहती थी कि भवानीपुर के लोग स्वच्छ पर्यावरण में सांस लें और बच्चों को बेहतर भविष्य मिले। काव्या बचपन से जिज्ञासु थी। वह गांव के सूखे कुएं देखकर सोचती, क्या बारिश का पानी बचा सकते हैं? या जंगल में पेड़ों की कमी देखकर पूछती, क्या हम और पेड़ लगा सकते हैं? गांव वाले उसकी बातों पर हंसते, लड़की होकर इतने बड़े सपने, बर्तन बनाओ, शादी कर लो। पिता हरिराम भी चाहते थे कि काव्या जल्दी शादी कर ले, क्योंकि घर की माली हालत खराब थी। कई बार रात को सिर्फ रोटी और गुड़ से गुजारा होता। लेकिन माँ शांति उसका हौसला थी। वह रात को चुपके से कहती, बेटी तुम पढ़ो, तुम्हारी पढ़ाई हमारे गांव को रोशनी देगी। माँ की बातें काव्या के लिए प्रेरणा थीं। उसकी बहनें रिया और मीरा भी उससे प्रेरित होती और कहती, दीदी हम भी तुम्हारी तरह पढ़ेंगी। जब काव्या 14 साल की थी, गांव के स्कूल में एक नया शिक्षक अमर सर आए। वे शहर से थे और बच्चों को प्रेरित करने का जुनून रखते थे। उन्होंने काव्या की जिज्ञासा और मेहनत को देखा।
एक दिन कक्षा में काव्या ने पर्यावरण पर एक सवाल का जवाब इतनी गहराई से दिया कि अमर सर ने उसे बुलाकर कहा, काव्या, तुम में वैज्ञानिक बनने की चमक है। उन्होंने उसे एक जिला स्तरीय विज्ञान मॉडल प्रतियोगिता के बारे में बताया, जिसमें जीतने वाले को शहर के एक प्रतिष्ठित स्कूल में मुफ्त पढ़ाई और छात्रवृत्ति मिलती थी। काव्या ने इसे सुनहरा मौका माना, लेकिन उसके पास न तो सामान था, न पैसे और न ही समय। फिर भी उसने ठान लिया कि वह मेहनत करेगी। काव्या ने दिन रात तैयारी शुरू की। सुबह वह माँ के साथ बर्तन बनाने में मदद करती, फिर स्कूल जाती और रात को लालटेन की रोशनी में मॉडल बनाती। उसने एक सस्ता जल संग्रहण मॉडल तैयार किया, जो बारिश का पानी बचाकर गांव में पानी की कमी को दूर कर सकता था। अमर सर उसकी मदद करते। वे उसे अपनी पुरानी किताबें और कुछ पुराने उपकरण देते। लेकिन रास्ते आसान नहीं थे। एक दिन तेज हवा में उसका मॉडल टूट गया। काव्या रोने लगी। माँ ने उसे गले लगाकर कहा, बेटी, मॉडल टूट सकता है, लेकिन तुम्हारा इरादा नहीं। माँ ने गांव के दुकानदार से उधार लेकर सामान मंगवाया। काव्या ने फिर से मॉडल बनाया, इस बार और बेहतर। प्रतियोगिता से पहले काव्या को तेज बुखार और खांसी हुई। गांव में कोई डॉक्टर नहीं था और दवा के लिए पैसे कम थे। पिता ने कहा, काव्या, अब आराम कर। यह मॉडल बाद में बना लेना। लेकिन काव्या ने हार नहीं मानी। वह बुखार में भी रात को मॉडल को अंतिम रूप देती रही। माँ रात भर उसके सिर पर गीली पट्टी रखती। प्रतियोगिता का दिन आया। काव्या अपने मॉडल को एक पुराने कपड़े में लपेटकर और फटे सैंडल में जिला मुख्यालय पहुंची। वहां बड़े स्कूलों के बच्चे चमचमाते मॉडलों के साथ थे। काव्या को थोड़ा डर लगा, लेकिन उसने सोचा, मेरी मेहनत मेरी ताकत है। उसने अपने जल संग्रहण मॉडल को जजों के सामने पेश किया और बताया कि यह गांवों में पानी की कमी को कैसे हल कर सकता है। जज उसकी सादगी और मेहनत से प्रभावित हुए। नतीजे आए और काव्या का नाम पहले स्थान पर था। गांव में यह खबर फैली और लोग हैरान रह गए। सरपंच, जो पहले उसका मजाक उड़ाता था, अब गर्व से बोला, हमारी काव्या गांव की शान है। काव्या को शहर के एक नामी स्कूल में दाखिला मिला, जहां उसे मुफ्त पढ़ाई और हॉस्टल की सुविधा मिली। शहर की जिंदगी काव्या के लिए नई थी। वहां के बच्चे उसके सादे कपड़ों और देहाती लहजे पर हंसते। कोई कहता, गवार, तो कोई उसके पुराने सैंडल पर तंज कसता। काव्या चुपचाप सब सहती और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती। वह रात रात भर स्कूल की लाइब्रेरी में पढ़ती। उसके शिक्षक उसकी लगन से प्रभावित थे। 4 साल बाद काव्या ने स्कूल में टॉप किया और एक प्रतिष्ठित कॉलेज में पर्यावरण विज्ञान की पढ़ाई के लिए दाखिला लिया। कॉलेज में उसने एक प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसमें उसने गांवों के लिए सस्ता जल संग्रहण और वृक्षारोपण सिस्टम बनाया। इस प्रोजेक्ट ने उसे राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार दिलाया। पढ़ाई पूरी होने पर काव्या को एक पर्यावरण संगठन में नौकरी मिली। उसने अपनी पहली तनख्वाह से माता-पिता के लिए एक पक्का घर बनवाया। पिता की आंखों में आंसू थे और मां ने कहा, बेटी, तुमने हमारा हर सपना पूरा किया। लेकिन काव्या का सपना बड़ा था। उसने भवानीपुर में अपनी कमाई से एक स्कूल खोला, जहां गरीब बच्चे मुफ्त पढ़ सकें। उसने गांव में एक जल संग्रहण सिस्टम और सौर लालटेन की व्यवस्था की। उसकी बहनें रिया और मीरा भी पढ़ लिख कर शिक्षिका बनी और स्कूल में पढ़ाने लगीं। भाई गोपाल ने पर्यावरण विज्ञान में रुचि ली और काव्या के साथ काम करने लगा। गांव के बच्चे अब बड़े सपने देखने लगे, कोई वैज्ञानिक बनना चाहता तो कोई शिक्षक। काव्या की कहानी पूरे जिले में मशहूर हो गई और लोग उसे भवानीपुर की बेटी कहने लगे। जब काव्या 33 साल की थी, उसे एक नई चुनौती मिली। उसे एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसके लिए उसे विदेश जाना था। गांव वालों ने कहा, काव्या, अब आराम करो। तुमने बहुत कुछ कर लिया। लेकिन उसने जवाब दिया, मेरा गांव मेरा परिवार है।
उसने विदेश से अपने गांव के प्रोजेक्ट्स को ऑनलाइन मैनेज किया और फंड जुटाए। उसने गांव में एक छोटा सा सामुदायिक वन लगवाया, जहां बच्चे और गांव वाले पेड़ लगाने का महत्व सीखते। विदेश में उसने अपने प्रोजेक्ट से सबका दिल जीता और गांव के लिए और संसाधन जुटाए। जब काव्या लौटी तो गांव में उसका स्वागत राजकुमारी जैसा हुआ। उसने स्कूल में एक विज्ञान प्रयोगशाला बनवाई, जहां बच्चे पर्यावरण पर प्रयोग कर सकें। एक दिन स्कूल के मैदान में एक छोटी लड़की ने काव्या से पूछा, दीदी, क्या मैं भी आपके जैसी वैज्ञानिक बन सकती हूँ? काव्या ने उसका सिर सहलाया और कहा, बेटी, तुम कुछ भी बन सकती हो, बस मेहनत और हौसला मत छोड़ना। काव्या की कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और लगन से कोई सपना असंभव नहीं। समाज के ताने हों या मुश्किल हालात, आत्मविश्वास बनाए रखें। सफलता तब सच्ची है जब आप दूसरों को भी आगे बढ़ाएं। अपनी जड़ों को कभी न भूलें। काव्या ने साबित किया कि मेहनत, हौसला और अच्छे इरादों से दुनिया में कुछ भी हासिल किया जा सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ मिलती रहें।